क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जो चीज आपको अपनी सबसे बड़ी कमजोरी लगती है वही असल में आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जो दरार आपको शर्मिंदा करती है वही आपको इंसान बनाती है, और जो जिंदगी आपको अधूरी लगती है वही दरअसल सबसे मुकम्मल है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। परफेक्ट करियर, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट रिलेशनशिप, परफेक्ट इंस्टाग्राम फीड। थकान नहीं होती क्या इस परफेक्शन की दौड़ में? हर सुबह उठते हैं तो एक अनजानी सी बेचैनी होती है, मैं काफी नहीं हूं। लेकिन किसके लिए, किस स्टैंडर्ड के लिए? और सबसे जरूरी सवाल, किसने बनाया ये स्टैंडर्ड? यहीं से शुरू होती है एक बेहद पुरानी, बेहद गहरी जापानी सोच की कहानी, वाबी साबी। ये कोई ट्रेंड नहीं, कोई एस्थेटिक नहीं, ये एक पूरा दर्शन है जो कहता है कि सुंदरता परफेक्शन में नहीं बल्कि इम्परफेक्शन में छुपी है। टूटे हुए बर्तन में, मुरझाते फूल में, बूढ़े चेहरे की झुर्रियों में, हर उस चीज में जिसे हम खराब समझकर छोड़ देते हैं। बेथ कम्पटन की किताब वाबी साबी, जापानीज विजडम फॉर अ परफेक्टली इम्परफेक्ट लाइफ, इसी सोच को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ती है। वो बताती हैं कि जापान में एक परंपरा है, किंत्सुगी, जहां टूटे हुए बर्तन को फेंका नहीं जाता बल्कि सोने से जोड़ा जाता है। उस टूटन को छुपाया नहीं जाता, उसे हाईलाइट किया जाता है। क्योंकि वो टूटन उस बर्तन की कहानी है, उसका इतिहास है, उसकी पहचान है। और ठीक यही बात हम इंसानों पर भी लागू होती है। हमारे जख्म, हमारी गलतियां, हमारे इम्परफेक्ट पल, ये सब हमें कमजोर नहीं बनाते, ये हमें असली बनाते हैं। वाबी साबी हमें एक और गहरी बात सिखाता है, हर चीज बदलती है, हर चीज अधूरी है और हर चीज खत्म होती है। और इसी में एक अजीब सी शांति है। जब हम ये मान लेते हैं कि जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा तो एक बोझ उतर जाता है कंधों से। फिर हम जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते बल्कि उसे महसूस करने लगते हैं। हर बीतता पल, चाहे खुशी का हो या दर्द का, अपने अंदर एक अनमोल खूबसूरती लिए होता है। बस हमें देखने की नजर चाहिए। तो इस वीडियो में हम करेंगे एक ऐसी यात्रा जो बाहर नहीं अंदर की तरफ जाती है। एक ऐसी सोच से मिलेंगे जो आपको नहीं बदलेगी बल्कि आपको वैसे ही एक्सेप्ट करना सिखाएगी जैसे आप हैं। क्योंकि शायद आपको फिक्स होने की जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी कंप्लीट हैं। बस वाबी साबी की नजर से खुद को देखने की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं परफेक्टली इम्परफेक्ट लाइफ की इस अद्भुत, दिल को छू लेने वाली यात्रा को। अध्याय 1, वाबी साबी, अधूरेपन की खूबसूरती। क्या आपने कभी सोचा है कि टूटी हुई चीजें, झुर्रियों भरा चेहरा या बारिश में भीगी पुरानी दीवार, ये सब खूबसूरत हो सकते हैं? जापान में सदियों से एक ऐसा दर्शन जीवित है जो यही कहता है। उसका नाम है वाबी साबी। बेथ कम्पटन अपनी किताब के पहले ही अध्याय में पाठक को एक ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जहां परफेक्शन की कोई दौड़ नहीं है। वो बताती हैं कि वाबी का अर्थ है सादगी, प्रकृति के करीब जाना और उस शांति को महसूस करना जो भीड़ से दूर मिलती है। वहीं साबी का अर्थ है समय के साथ जो बदलाव आता है उसमें एक अलग ही सुंदरता देखना, जैसे पुरानी लकड़ी पर पड़ी दरारें या चाय के कप पर बना वो धब्बा जो सालों की यादें समेटे हुए है। लेकिन वाबी साबी सिर्फ कला या सजावट का तरीका नहीं है, ये जीने का एक नजरिया है। ये दर्शन हमें याद दिलाता है कि जो चीज अधूरी है, जो पल गुजर जाने वाला है, जो इंसान परफेक्ट नहीं है, वही असल में सबसे सच्चा और सबसे खूबसूरत है। हम अक्सर अपनी कमियों को छुपाने में इतनी ऊर्जा लगा देते हैं कि खुद को जीना भूल जाते हैं। वाबी साबी कहता है, रुको, यही तुम्हारी असली पहचान है। बेथ कम्पटन ने इस अध्याय को सिर्फ थ्योरी से नहीं भरा, उन्होंने जापान में बिताए अपने उन दिनों की बात की है जब उन्होंने वहां की संस्कृति, वहां की चुप्पी और वहां के लोगों के जीवन जीने के तरीके को करीब से देखा था। एक छोटी सी जापानी गली, एक बुजुर्ग औरत का मिट्टी के बर्तनों से प्यार, एक टूटे हुए मंदिर की दीवार, इन सब चीजों ने उन्हें वो सिखाया जो कोई किताब नहीं सिखा सकती थी। ये अध्याय दरअसल एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हम जिस परफेक्ट जिंदगी के पीछे भाग रहे हैं वो एक भ्रम है। असली जिंदगी वो है जो अभी, इसी पल, इसी अधूरेपन के साथ हमारे सामने है। वाबी साबी हमें यही एक काम करना सिखाता है, जो है उसे पूरे दिल से स्वीकार करो, और शायद यही सबसे कठिन और सबसे जरूरी काम है। अध्याय 2, प्रकृति और ऋतुओं का ज्ञान। क्या आपने कभी किसी फूल को खिलते हुए देखा है और साथ ही ये भी सोचा है कि ये कल झड़ जाएगा? अगर हां, तो आपने एक पल के लिए जापानी आत्मा को महसूस किया है। बेथ कम्पटन इस अध्याय में हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जहां प्रकृति सिर्फ पृष्ठभूमि नहीं बल्कि जीवन का दर्पण है।
जापान में लोग ऋतुओं को सिर्फ मौसम नहीं मानते, वे उन्हें एक जीवित, सांस लेती कहानी की तरह जीते हैं। जब बसंत में चेरी ब्लॉसम खिलते हैं तो पूरा देश जैसे रुक जाता है। लोग पार्कों में बैठते हैं, उन गुलाबी फूलों को निहारते हैं, इसलिए नहीं कि वे सुंदर हैं, बल्कि इसीलिए कि वे जानते हैं ये ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे, और यही बात उन्हें और भी कीमती बना देती है। पतझड़ में जब पत्तियां लाल, नारंगी और सुनहरी होकर झड़ती हैं, तो जापानी लोग उसे भी उतनी ही श्रद्धा से देखते हैं। ये उनके लिए दुख का समय नहीं, ये बदलाव को गले लगाने का उत्सव है। सोचिए, हम तो अक्सर बदलाव से डरते हैं, पुरानी चीजें पकड़े रहते हैं, लेकिन जापानी संस्कृति कहती है जाने दो, और उस जाने देने में भी सौंदर्य है। इसी भावना को एक बेहद खूबसूरत जापानी अवधारणा में समेटा गया है, मोनो नो अवारे। इसका सीधा अनुवाद करना मुश्किल है, लेकिन इसे यूं समझिए, वो मीठी सी उदासी जो तब होती है जब कुछ सुंदर आंखों के सामने से गुजर जाता है और आप जानते हैं कि वो लम्हा दोबारा नहीं आएगा। जैसे किसी प्रिय की हंसी सुनकर दिल भर आए, जैसे सूरज डूबते वक्त आसमान के रंग देखकर आंखें नम हो जाएं। ये दुख नहीं है, ये गहरी संवेदनशीलता है। बेथ हमें ये एहसास दिलाती हैं कि अगर हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीना सीख लें, तो हम जिंदगी को उसके असली लय में समझ सकते हैं। हर चीज आती है, हर चीज जाती है, और इस आने जाने में ही जिंदगी की असली कविता छिपी है। वाबी साबी यही तो कहता है, अधूरेपन में, क्षण भंगुरता में और बदलाव में भी एक गहरी शांत सुंदरता है, बस आंखें खोलकर देखने की जरूरत है। अध्याय 3, सरलता का आकर्षण। क्या आपने कभी किसी खाली कमरे में खड़े होकर महसूस किया है कि वहां कुछ कमी नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति है? बेथ कैंटन कहती हैं, यही तो असली सौंदर्य है। हम सारी जिंदगी चीजें जोड़ते रहते हैं, कपड़े, रिश्ते, जिम्मेदारियां, यादें, और सोचते हैं कि जितना ज्यादा उतना बेहतर। लेकिन वाबी साबी हमें उल्टी दिशा में चलना सिखाता है। ये कहता है, हटाओ और देखो क्या बचता है, वही तुम्हारा असली जीवन है। जापानी घरों में आपको दीवारें खाली मिलेंगी, फर्श पर बस एक चटाई और खिड़की के पास शायद एक अकेला पौधा। पहली नजर में लगता है इन लोगों के पास कुछ है ही नहीं, लेकिन जरा ध्यान से देखिए, उस एक पौधे को आप भूल नहीं पाते। वो पौधा इसलिए याद रहता है क्योंकि उसे देखने की जगह है, उसे महसूस करने की फुर्सत है। भीड़ में हर चीज गुम हो जाती है, सादगी में हर चीज चमकती है। इसी सोच से जुड़ी है जापान की एक बेहद गहरी अवधारणा, मां। इसका सीधा अनुवाद है रिक्तता या खाली स्थान, लेकिन जापानी इसे खालीपन नहीं मानते, वे इसे संभावनाओं का घर मानते हैं। जैसे संगीत में दो सुरों के बीच का मौन जो असल में उस धुन को जीवित रखता है, जैसे दो पुराने दोस्तों के बीच की चुप्पी जो बिना कुछ कहे सब कह देती है। मां वो खाली जगह है जहां जिंदगी सांस लेती है। बेथ यहां रुककर हमसे एक जरूरी सवाल पूछती हैं, क्या आपकी जिंदगी में मां के लिए कोई जगह है, या आपका हर पल, हर कोना, हर रिश्ता इतना भरा हुआ है कि सांस लेना भी मुश्किल लगता है? वो कहती हैं, अपने घर से शुरू करो। वो चीजें जो सिर्फ इसलिए रखी हैं कि कभी काम आएंगी, उन्हें जाने दो। जब घर हल्का होता है तो मन भी हल्का होता है। और ये सिर्फ घर की बात नहीं है, अपनी दिनचर्या देखिए, क्या हर घंटा किसी काम से भरा है? क्या आप कभी बस बैठते हैं, बिना फोन, बिना टीवी, बिना किसी मकसद के? वाबी साबी कहता है कि वो बेकार वक्त असल में सबसे जरूरी वक्त होता है। वहीं आप खुद से मिलते हैं। और रिश्तों में भी हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहने की जरूरत नहीं। कभी कभी किसी अपने के साथ चुपचाप बैठ जाना ही सबसे गहरा जुड़ाव होता है। वाबी साबी की असली आत्मा यही है, कम चीजों में जीना, लेकिन उन्हें पूरी गहराई से जीना। एक कप चाय को इत्मीनान से पीना, एक किताब को बिना जल्दी के पढ़ना, एक इंसान की बात को सच में सुनना। ये सादगी कमजोरी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी हिम्मत है, क्योंकि इस शोर भरी दुनिया में कम चुनना शायद सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल फैसला है। अध्याय 4, अपूर्णता को गले लगाना। जरा सोचिए, एक खूबसूरत मिट्टी का कटोरा जो अचानक गिर जाता है और टुकड़ों में बिखर जाता है, आप क्या करेंगे? उसे कूड़ेदान में फेंक देंगे या उसे सोने से जोड़ेंगे? जापान में सदियों पुरानी एक कला है, किंत्सुगी। इसमें टूटे हुए बर्तनों को फेंका नहीं जाता, बल्कि उनकी दरारों को सोने की लकीरों से भर दिया जाता है। नतीजा, वो बर्तन पहले से कहीं ज्यादा सुंदर और अनोखा हो जाता है। उसकी टूटन उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी पहचान बन जाती है। बेथ कैम्पटन इस अध्याय में यही एक गहरा सवाल पूछती हैं, क्या हम अपने जीवन के टूटे हुए हिस्सों के साथ भी ऐसा कर सकते हैं? वो रिश्ता जो बिखर गया, वो सपना जो पूरा ना हो सका, वो गलती जो आज भी रात को नींद चुरा लेती है, ये सब हमारी दरारें हैं।
और किंसुगी हमें सिखाती है कि इन दरारों को छुपाने की जरूरत नहीं, इन्हें सोने से भरो, इन्हें अपनी कहानी का सबसे चमकदार हिस्सा बनाओ। लेकिन आज का समाज वो तो बिल्कुल उल्टा करता है। इंस्टाग्राम की परफेक्ट जिंदगियां, लिंक्डइन के बेदाग करियर, हर तस्वीर में मुस्कुराते चेहरे, ये सब मिलकर हमारे दिमाग में एक झूठी दुनिया बना देते हैं जहां हर कोई परफेक्ट है, बस हम नहीं। केम्पटन इस परफेक्शनिज्म को एक धीमा जहर बताती हैं जो खुशी को चुपचाप खाता रहता है। जब हम हर वक्त और बेहतर होना है की दौड़ में लगे रहते हैं तो जो हम हैं उसे कभी महसूस ही नहीं कर पाते। वाबी साबी का फलसफा यहां एक ताजी हवा की तरह आती है। यह हमें याद दिलाती है कि दुनिया में जो भी है अधूरा है, क्षणिक है और इसीलिए सुंदर है। एक पुराना पेड़ जिसकी शाखाएं टेढ़ी मेढ़ी हैं, एक चाय का कप जिस पर वक्त के निशान हैं, एक चेहरा जिस पर उम्र की लकीरें हैं, इन सब में एक अलग ही गहराई है, एक कहानी है जो किसी परफेक्ट चीज में कभी नहीं होती। तो अगली बार जब आप खुद को जब कोई गलती हो, जब जिंदगी का कोई हिस्सा टूटा हुआ लगे, रुकिए, याद कीजिए किंसुगी को। वो दरार आपकी कमजोरी नहीं, आपकी सोने की लकीर है। आप अधूरे नहीं हैं, आप एक चल रही कहानी है और हर टूटन उस कहानी को और असली और इंसानी और खूबसूरत बनाती है। असली बात यही है, पूर्णता एक मंजिल नहीं, एक जाल है और किंसुगी हमें उस जाल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है, सोने की लकीरों से। अध्याय 5, समय और क्षणभंगुरता। क्या आपने कभी सोचा है कि एक सुबह की चाय का वो पहला घूंट जो होठों से लगते ही गर्माहट देता है, वो पल दोबारा कभी नहीं आएगा? बेथ कैम्पन के इस अध्याय को पढ़ते हुए बार बार यही एहसास होता है कि हम जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों को बाद में जिएंगे की सोच में गुजार देते हैं। जापानी दर्शन में इम्परमानेंस यानी अनित्यता सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि जीने का एक तरीका है। इसका मतलब है कि हर चीज बदलती है, मौसम, रिश्ते, जज्बात, यहां तक कि हम खुद भी। लेकिन यहां दिलचस्प बात यह है कि जापानी संस्कृति इस बदलाव को दुख की नजर से नहीं देखती बल्कि इसे एक उपहार मानती है। जो पल गुजर जाएगा वही पल सबसे कीमती है। बेथ इस बात को समझाने के लिए जापानी चाय समारोह का एक बेहद सुंदर उदाहरण देती है। जरा सोचिए, एक कमरा, मिट्टी का एक कप, उबलती पानी की हल्की सी आवाज और पूरी तरह वर्तमान में डूबे हुए दो इंसान। ये समारोह सिर्फ चाय पीना नहीं है, ये उस एक पल को पवित्र घोषित करना है। जापानी इसे कहते हैं इचिगो इचिए। ये मुलाकात, ये पल जीवन में बस एक बार, इसलिए इसे पूरी आत्मा से जियो। हम अक्सर भूतकाल के बोझ तले दबे रहते हैं, वो गलती नहीं करनी चाहिए थी, काश वो वक्त वापस आ जाए। और दूसरी तरफ भविष्य की चिंता हमें चैन नहीं लेने देती, आगे क्या होगा, सब ठीक रहेगा या नहीं। इन दोनों के बीच में जो वर्तमान का खूबसूरत पल है वो चुपचाप हाथ से फिसल जाता है। बेथ कहती हैं कि यही असली त्रासदी है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि सब कुछ बदलेगा, दर्द भी, खुशी भी, तो एक अजीब सी शांति मिलती है। बारिश की वो पहली बूंद, बच्चे की वो खिलखिलाहट, किसी पुराने दोस्त का अचानक आया मैसेज, ये सब छोटी चीजें नहीं हैं, यही जिंदगी है। और जब हम इन्हें उसी तरह महसूस करें जैसे जापानी चाय समारोह में हर घूंट को, तो हर दिन एक उत्सव बन जाता है। ये अध्याय पढ़कर दिल में एक ही बात बैठ जाती है, अभी जो है वही सब कुछ है। घड़ी की सुइयां रुकेंगी नहीं, पर हम कम से कम उनके साथ चलना तो सीख सकते हैं। अध्याय 6, रिश्ते और जुड़ाव। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसानों से वही उम्मीद क्यों रखते हैं जो हम किसी मशीन से रखते हैं? हर बार परफेक्ट, हर बार एक जैसा। बेथ कैम्पटन इस अध्याय में एक बेहद जरूरी सवाल उठाती हैं कि अगर हम टूटे हुए मिट्टी के बर्तन में सौंदर्य देख सकते हैं तो अपने प्रियजनों की कमियों में क्यों नहीं? वाबी साबी हमें सिखाता है कि अपूर्णता कोई दोष नहीं बल्कि एक पहचान है। जब हम किसी इंसान को उसकी खामियों सहित स्वीकार करते हैं, उसके मूड स्विंग्स, उसकी असुरक्षाएं, उसकी अधूरी बातें, तभी असली रिश्ता शुरू होता है। वरना तो हम किसी इंसान से नहीं बल्कि अपने दिमाग में बनी उसकी एक काल्पनिक छवि से प्यार कर रहे होते हैं। इसी बात को और गहरा करती हैं जापानी ओमो तेनाशी की संस्कृति। इसका मतलब है बिना किसी अपेक्षा की, बिना किसी बदले की चाहत की, पूरे दिल से किसी की देखभाल करना। ना कोई हिसाब, ना कोई एहसान। ये सिर्फ आतिथ्य ही नहीं, ये एक जीवन दर्शन है।
जरा सोचिए, अगर हम अपने रिश्तों में भी यही भाव लाएं तो कितने झगड़े, कितनी शिकायतें, कितनी दूरियां खुद ब खुद पिघल जाएं। लेखिका ये भी याद दिलाती हैं कि आज के दौर में साथ होना और उपस्थित होना दो अलग अलग चीजें हो गई हैं। हम एक ही कमरे में बैठे होते हैं लेकिन हमारा मन किसी और स्क्रीन पर होता है। वाबी साबी कहता है, रिश्ते उस पल में जीते हैं जब आप सच में वहां होते हैं। आधा अधूरा ध्यान देकर पूरा प्यार नहीं मिलता। अध्याय 7, काम और रचनात्मकता। हम में से ज्यादातर लोग काम को एक युद्ध की तरह लड़ते हैं। हर दिन खुद को साबित करने की जंग, हर प्रोजेक्ट में परफेक्शन की तलाश और हर गलती पर खुद को कोसने का सिलसिला। बेथ कैम्पन इस अध्याय में बड़े प्यार से हमारा हाथ थामती हैं और कहती हैं, रुको, सांस लो और जरा इस काम से प्यार करो। इकिगाई यानी वो काम जो आपकी आत्मा को जिंदा रखे, जो आपको सुबह बिस्तर से उठने की वजह दे। और मोनोजुकुरी यानी चीजें बनाने की वो जापानी कला जिसमें हर एक कदम, हर एक पल पूरी तन्मयता से जिया जाता है। ये दोनों अवधारणाएं मिलकर एक ही बात कहती हैं, मंजिल से ज्यादा रास्ते में डूब जाओ। जापानी कारीगर जब कोई चीज बनाते हैं तो वे अपने हाथों के निशान मिटाने की कोशिश नहीं करते। वे निशान उस वस्तु की जीवन कहानी होते हैं, उसकी आत्मा होते हैं। ठीक उसी तरह हमारे काम में जो खुरदुरापन है, जो अधूरापन है, वही उसे इंसानी बनाता है, असली बनाता है। एक परफेक्ट मशीन जो बना सकती है वो इंसान भी बना सकता है, लेकिन जो एक इंसान अपनी आत्मा डालकर बनाता है वो दुनिया में और कहीं नहीं मिलता। लेखिका हमें याद दिलाती हैं कि रचनात्मकता कभी दबाव में नहीं खिलती। वो तो उस शांत, धैर्यवान, प्रेमपूर्ण जगह में जन्म लेती है जहां आप बिना नतीजे की चिंता किए बस करते चले जाते हैं। तो अगली बार जब काम अधूरा लगे, थका देने वाला लगे, याद रखिए, वाबी साबी कहता है, यही अधूरापन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। महंगे ब्रांड के सोफे, इंस्टाग्राम के लिए परफेक्ट किचन, हर चीज एकदम नई और चमकदार। लेकिन कैमन एक जरूरी सवाल पूछती हैं, क्या ये चमक दमक आपको सच में सुकून देती है या बस दूसरों को इंप्रेस करती है? असली वाबी साबी घर वो है जिसमें समय के निशान हों। वो पुरानी अलमारी जो आपके नाना के जमाने से है और जिसके हैंडल थोड़े घिस गए हैं, वो सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा नहीं, वो एक पूरी पीढ़ी की याद है। वो चाय का वो पुराना कप जिसमें एक बारीक सी दरार है। जापान में उसे किंसुगी की तरह सोने से भर दिया जाता, क्योंकि टूटना भी एक कहानी है। आपका घर जितना परफेक्ट होगा उतना ही बेजान लगेगा। जिस घर में थोड़ी खरोचें हैं, थोड़ी यादें हैं, वही घर जीता जागता है। किम्पटन हमें यही प्रेरणा देती हैं कि अपने घर को एक आश्रय बनाओ, एक ऐसी जगह जहां बाहर की दौड़ भाग से लौटकर सच में चैन की सांस ले सकें। इसके लिए लाखों खर्च करने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटी सी खिड़की जहां धूप आती हो, एक पौधा जो हरा भरा हो, एक पुरानी किताब जो आपकी पसंदीदा हो, बस यही काफी है। घर वो नहीं जो आप दूसरों को दिखाते हैं, घर वो है जो आपको खुद से मिलाता है। अध्याय 9, शरीर, मन और आत्मा। बेथ कैम्पटन इस अध्याय में एक ऐसा सवाल पूछती हैं जो शायद हम कभी खुद से नहीं पूछते। क्या तुमने कभी अपने शरीर को प्यार से देखा है? हम रोज आईने के सामने खड़े होते हैं, लेकिन देखते क्या हैं? एक झुर्री जो नहीं होनी चाहिए थी, कुछ किलो जो ज्यादा हैं, बाल जो कम हो रहे हैं। लेकिन वाबी साबी हमें एक बिल्कुल अलग आईना देती है। जिस तरह एक पुराने पेड़ की खुरदुरी छाल में हम सदियों की कहानी पढ़ते हैं, जिस तरह एक पत्थर पर जमी काई की परत में हमें उम्र की गहराई दिखती है, ठीक उसी नजर से हमें अपना शरीर देखना है। वो निशान जो जिंदगी ने छोड़े हैं, वो रेखाएं जो हंसते हंसते आंखों के कोनों पर बन गई हैं, वो हाथ जो सालों की मेहनत की गवाही देते हैं, ये सब खामियां नहीं हैं, ये तो जीवन के सबूत हैं। ये वो मोहरें हैं जो वक्त ने आप पर लगाई हैं, और हर मुहर एक कहानी कहती है। लेखिका यहाँ 2 खूबसूरत जापानी परंपराओं का जिक्र करती हैं। पहली है शिंग्योकू यानी वन स्नान, जंगल में बस चुपचाप चलना, पेड़ों की छांव में सांस लेना, पत्तियों की सरसराहट सुनना, कोई फोन नहीं, कोई जल्दी नहीं, सिर्फ आप और प्रकृति। जापानी मानते हैं कि जब शरीर प्रकृति के करीब होता है तो मन खुद ब खुद शांत हो जाता है। और दूसरी है फुरोशी की, कपड़े से चीजें बांधने की कला, जो ये सिखाती है कि सादगी में भी कितनी सुंदरता हो सकती है। ये दोनों परंपराएं एक ही बात कहती हैं, शरीर को दुश्मन मत समझो, उसे समझो। बेथ कैम्पटन की सबसे गहरी बात यह है कि हम अपने शरीर को एक प्रोजेक्ट की तरह देखते हैं, जिसे हमेशा सुधारना है, ठीक करना है, बदलना है। लेकिन वाबी साबी कहती है, रुको, ये शरीर दंड का पात्र नहीं है, ये उपहार है,
इसने तुम्हें जगाया, चलाया, हंसाया, रुलाया और फिर भी हर सुबह तुम्हारे साथ खड़ा रहा। इससे बड़ा वफादार दोस्त कोई नहीं। अध्याय 10, वाबी साबी के साथ जीना। और अब वो पल आता है जब बेथ कैम्पटन धीरे से किताब बंद करने से पहले आपका हाथ थामती हैं और कहती हैं, तुम तैयार हो। ये अंतिम अध्याय किसी भव्य समापन की तरह नहीं, बल्कि एक शांत गर्म शाम की तरह है, जब सब कुछ अपनी जगह पर हो और मन हल्का हो। वो साफ कहती हैं कि वाबी साबी को अपनाने के लिए ना तो हिमालय जाना है, ना कोई महंगा कोर्स करना है और ना ही जिंदगी को पूरी तरह बदल देना है। बस एक नई दृष्टि चाहिए, वो नजर जो साधारण में असाधारण देख सके, वो चाय का पहला घूंट जो सुबह आंखें खुलते ही लिया जाए, वो दोस्त के साथ बिताई गई बेमतलब की शाम जिसमें घंटों कैसे बीत गए पता ही ना चली, वो पुरानी तस्वीर जो अचानक हाथ लग जाए और आंखें नम कर दे। इन्हीं पलों में वाबी साबी सांस लेती है। लेखिका हमें धीमा जीवन जीने का निमंत्रण देती हैं और ये कमजोरी नहीं बल्कि एक क्रांति है। आज की दुनिया में जहां हर कोई भाग रहा है, जहां बिजी होना एक तमंगे की तरह पहना जाता है, वहां जानबूझकर धीमे होना सबसे साहसी काम है। हर पल को पूरी तरह जीना, बिना अगले पल की चिंता किए, बिना पिछले पल का बोझ उठाए। और सबसे खूबसूरत बात, अपूर्णता अब कोई बाधा नहीं, वरदान है। वो रिश्ता जो परफेक्ट नहीं लेकिन सच्चा है, वो घर जो शोरूम जैसा नहीं लेकिन अपना है, वो जिंदगी जो किसी की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती लेकिन आपकी अपनी है। यही वाबी साबी है। बेथ कैम्पटन इस पूरी किताब में एक ही बात कहती रही हैं, और वो बात है, तुम जैसे हो वैसे ही काफी हो। टूटे हुए भी, अधूरे भी, बदलते हुए भी। यही जीवन की असली सुंदरता है। पुस्तक के मुख्य विषय और विचार। वाबी साबी पुस्तक के मूल में कई गहरे और परस्पर जुड़े हुए विषय हैं जो मिलकर एक समग्र जीवन दर्शन का निर्माण करते हैं। सबसे प्रमुख विषय है अपूर्णता की स्वीकृति। ये विचार की पूर्णता न केवल असंभव है बल्कि अनावश्यक भी है। बेथ कैम्पटन ने अत्यंत कुशलता से यह दिखाया है कि आधुनिक जीवन में परफेक्शन की अंधी दौड़ किस तरह हमारी खुशी, रचनात्मकता और मानसिक शांति को नष्ट कर रही है। वाबी साबी इस दौड़ से बाहर निकलने का एक मार्ग प्रस्तुत करता है, एक ऐसा मार्ग जो प्रकृति की तरह सहज, धीमा और गहरा है। क्षणभंगुरता का विषय भी इस पुस्तक में बार बार उभरता है। हर चीज बदलती है, हर पल गुजर जाता है और इसी में जीवन की असली कविता छिपी है। सरलता और न्यूनतमता का संदेश पाठकों को भौतिक संग्रह से मुक्त होने और आत्मिक समृद्धि की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। पुस्तक की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह किसी भी संस्कृति या परंपरा से जुड़े पाठक के लिए प्रासंगिक है, क्योंकि अपूर्णता और परिवर्तन तो मानव जीवन के सार्वभौमिक सत्य हैं। कुल मिलाकर बेथ कैम्पटन की ये पुस्तक एक ऐसी अनमोल भेंट है जो हमें याद दिलाती है कि जो जीवन हम जी रहे हैं, अपनी सारी कमियों और टूटे हुए हिस्सों के साथ, वही जीवन वास्तव में सुंदर है, वही जीवन जीने योग्य है।